हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस ये मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये अपडेट है। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे हिंदी के निबंध के बारे में कि हिंदी का निबंध आपको कैसा लिखना है। उसी के लिए मैं एक मॉडल निबंध आप लोगों के लिए लिख करके लाया हूँ कि जिससे बताया जा सके कि आपको अगर आप इससे लिख रहे हैं, अगर निबंध आप हिंदी का लिख रहे हैं हिंदी के लैंग्वेज के पेपर में, तो आप कौन कौन सी बातों को यहाँ पे डालेंगे। साथियों आप सभी को पता होगा कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन में अब लैंग्वेज का भी पेपर इंक्लूड किया गया है। लैंग्वेज का पेपर तो पहले ही से था, इंक्लूड किया गया, लेकिन अब इसके साथ क्या किया गया, बाइफरकेट कर दिया गया। पहले 200 नंबर का पेपर एक ही आता था लैंग्वेज का, जो कि इंग्लिश का हुआ करता था, और उसमें क्या आता था, एक प्रेसी आता था, एक एस्से आता था इंग्लिश का लिखने के लिए, और हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आता था। लेकिन साथियों अब क्या है, अब सीन बदल गया। अब 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा और 100 नंबर का हिंदी का पेपर होगा। उसमें भी एस्से लिखने के लिए आएगा, एज वेल एज आपके हिंदी में भी एस्से लिखने के लिए आएगा। उसमें भी प्रेसी लिखने के लिए, इंग्लिश में भी प्रेसी लिखने के लिए आएगा और हिंदी में भी प्रेसी लिखने के लिए आएगा। हिंदी में भी ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, हिंदी टू इंग्लिश, और उसमें भी ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, इंग्लिश टू हिंदी। तो दोस्तों ये सीन है, और दोनों पेपर अब 100-100 नंबर के करवाए जाएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश का भी मैंने एस्से अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो दो एस्से मैंने इंग्लिश का करा दिया है, दोनों को अच्छे से फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए आज हिंदी का भी एस्से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जो कि यूपीएससी के कॉपी के फॉर्मेट पे ही मैं ये एस्से आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये जो मैं आज एस्से का टॉपिक लिया हूँ, ये विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला टॉपिक है, और ये टॉपिक से हमें भी लगता है, एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप का एस्से हमारे भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसीलिए इसको कंसीडर करते हुए मैं एस्से के टॉपिक को लाया हूँ। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और भी सेशन मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप के एस्से के लेकर के आपके सामने आऊँगा। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो मैं एस्से लिया हूँ ये हिंदी का है एस्से, जो कि मैं इस पे बात करने वाला हूँ शिक्षा के अधिकार के बारे में, जो कि राइट टू एजुकेशन है। दोस्तों ये राइट टू शिक्षा का अधिकार हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, और इसके बारे में जब हम एस्से लिखते हैं तो हमें लॉ के स्टूडेंट है, और जब हम लॉ का एस्से लिखते हैं तो साथियों हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूरा इसमें रेफरेंस, हम चाहें तो भर भर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस इसमें दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट होगा। इसलिए रेलेवेंट होगा क्योंकि जब हम एस्से लिख रहे हैं तो हम लॉ के स्टूडेंट होने के साथ साथ हम लॉ के अकॉर्डिंग लॉ को यहाँ पे हम समझाएंगे, तो और बेहतर तरीके से हमारा एस्से निखर करके आएगा। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है। बच्चे किसी भी देश के सर्वोच्च संपत्ति होते हैं। साथियों आप सभी को पता है कि जो सबसे बड़ा एसेट्स होता है, जो सबसे बड़ा संपत्ति होता है, वो कौन होता है, आजकल के युवाएं हैं। जो युवा हैं वही सबसे बड़े संपत्ति, सर्वोच्च संपत्ति उन्हीं को मानी जाती है, क्योंकि वही आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े एडवोकेट्स बनेंगे, जजेस बनेंगे। सभी कौन बनेंगे, जो आज का युवा है, जो आज का बच्चा है, वो आगे चल के ये सारी चीज़ें बनेगा। तो वो हमारे लिए क्या है, एक संपत्ति है, एक एसेट्स हैं। वे किसी भी राष्ट्र के लिए संभावित संसाधन होते हैं। मीन्स कि जो संभावित संसाधन होते हैं, मीन्स कि ये यूरेनियम का काम करते हैं। जो बच्चे, अगर बच्चे को जिस प्रकार का हम शेप देते हैं बचपन में, वो बच्चा आगे चल के उसी तरह से ठीक डेवलप्ड होता है। अगर हम बच्चे को गुंडई वाला नॉलेज देंगे तो वो आगे चल के गुंडा बनेगा। अगर हम बच्चे को, अगर हम जज बनाना चाहेंगे, अगर जज की तामील हम उसको देंगे तो आगे चल के वो जज ही बनेगा। तो दोस्तों ये बड़ा रोल होता है शिक्षा का। शिक्षा एक इंसान के जीवन को अपना विशेष महत्व रखता है। मीन्स कि जो इंसान का जीवन होता है, उस इंसान के जीवन में जो शिक्षा होता है, जो नॉलेज होता है, वो अपना एक विशेष महत्व रखता है। भारत में 66% के एक गरीबी साक्षरता दर से रूप, मीन्स की साक्षरता दर के रूप में अपनी रिपोर्ट 2007 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दी गई, और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएसडीपी की रिपोर्ट 2009 में शामिल। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए रिपोर्ट स्टेट ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट SOER नो टीचर नो क्लास की लॉन्च की थी। मीन्स कि ये जो बातें मैंने लिखा है इसमें ये मैं बताया हूँ कि जो 5 अक्टूबर को जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस का थीम रखने का क्या कारण था। शिक्षक दिवस इसलिए तो नहीं रख दिएगा कि नहीं चलिए दिवस की कमी थी, एक दिवस हम और शिक्षक दिवस बना देते हैं, नहीं, इस पे इसलिए रखा गया क्योंकि इस पे शिक्षा के अधिकार को हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करेंगे। इसी के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिससे कि शिक्षकों को भी एक सम्मान मिल सके। इस दिन
शिक्षकों को भी गर्वान्वित होने का एक पल मिले कि हाँ आज शिक्षक दिवस है, आज हम शिक्षक हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मोटिवेशन मिल रहा है। भाई जो हमारे लिए काम करता है उसको सम्मान देना आवश्यक होता है। और जो बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी होता है। शिक्षक का एक रोल होता है जो कि बच्चे को जो चाहे वो बना सकता है। इसलिए बना सकता है क्योंकि जो शिक्षक होता है वही सब कुछ होता है एक स्टूडेंट के लिए। अगर मास्टर साहब ने बचपन में कह दिया कि ये चीज़ इस तरह से करने से ये चीज़ होता है, तो बच्चे के दिमाग में वो क्या हो जाता है, वो बात बैठ जाती है और बच्चा जीवन पर्यंत उस चीज़ को जानता है कि हाँ ये गुरुजी के द्वारा, ये मास्टर साहब के द्वारा, ये हमारे एजुकेटर के द्वारा बचपन में बताया गया था कि ये चीज़ ऐसा होता है। तो एक शिक्षा होता है और एक शिक्षक होता है। शिक्षक का हमारे ऊपर बड़ा रोल होता है। और यही बात हमको कहाँ बताई गई है, ये यूनेस्को में जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मीटिंग हो रही थी तो उसमें ये बातें बताई गई थी। अब देखिए भारत में साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार, मीन्स कि जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार साक्षरता दर क्या थी, कुल जो साक्षरता थी वो 73% थी, जिसमें ग्रामीण की साक्षरता जो दर थी वो 67.8% थी और जो शहर में जो लोग शिक्षित थे वो 84.1, जो पुरुष शिक्षित थे वो 80.09% थे, जो महिला शिक्षित थी वो 64.6% शिक्षित थी। ये आंकड़ा कब का बताया जा रहा है साथियों, ये आंकड़ा 2011 का जनगणना जब किया गया था उसी समय का ये आंकड़ा यहाँ पे रखा गया। अगर आपको ये आंकड़ा लर्न नहीं होगा तो साथियों आपको ये एग्जामिनेशन में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे ही आपके लिए लिख करके लाया हूँ जिससे कि आपको एक जानकारी हो जाए कि हाँ कितना शिक्षा उस समय था हमारे समाज में। देखिए शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 जो कि शिक्षा से संबंधित है, इसी को पारित किया गया था। शिक्षा से अधिकार विधेयक यहाँ पे पेश किया गया था कब, 2009 में। शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था, शिक्षा जो था वो हमारा भारतीय संविधान में बताया गया था। और ये हमको कहाँ दिया गया था शिक्षा के अधिकार के बारे में, हम जब DPSP पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें पार्ट 4 की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर शिक्षा के बारे में हमको बताया गया। अब ये पार्ट 4 डिफाइन कहाँ किया गया है, जब हम आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक में पढ़ते हैं तो वही हमारा DPSP होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और ये हमारा जो शिक्षा कहाँ डाला गया था, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत डाला गया था भारत में। अब देखिए भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार को अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का पता अनुच्छेद 45 के नीति निर्देशक तत्वों से पता चलता है। आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है, रेफरेंस भी दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। कहाँ से दिया गया, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। वहीं पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 45, उसी आर्टिकल नंबर 45 में स्पेसिफिक करके बताया गया है कि शिक्षा क्या होता है और ये हमारे समाज का, हमारे राज्य का क्या होता है, एक नीति निर्देशक तत्व होता है। मीन्स कि राज्य के पास जितना संसाधन होगा उसी संसाधन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो शिक्षा पे भी अपना व्यय करेगा, शिक्षा में भी वो अपना योगदान देगा। इसमें प्रारंभ से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को पूर्ण रूप से यहाँ पे शिक्षा देने की बात कही गई थी। सन 2002 में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया। मीन्स कि जो 2002 का संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो शिक्षा का अधिकार होना चाहिए वो एक क्या होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। साथियों अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट हमारे भाग 3 में दिया गया है। और भाग 3 हमारा कहाँ से कहाँ तक फॉल करता है, भाग 3 हमारा फॉल करता है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक हमारा भाग 3 फॉलो करता है। और उसी में हमको क्या दिया गया, उसी के अंतर्गत हमें शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, अनुच्छेद 21 एक जोड़ करके हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया जो कि हमारा मौलिक अधिकार हो गया। अनुच्छेद 21 को में कहा गया है कि इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये उनके माता पिता का भी कर्तव्य होगा कि उस बच्चे को शिक्षा देने के लिए वो क्या करेंगे, घर से स्कूल भेजेंगे। देखिए इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। मीन्स कि इसको बढ़ावा देने के लिए अब फंडामेंटल राइट हो गया, इसको बढ़ावा देने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया गया, एक कानून भी पारित किया गया। क्षेत्रीय सरकारों अधिकारियों तथा अभिभावकों का यह दायित्व है कि वो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। मीन्स कि ऐसा नहीं है
कि स्कूल खुल गया, हमको फंडामेंटल राइट में शिक्षा का अधिकार मिल गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को स्कूलें नहीं भेजेंगे, तो फंडामेंटल राइट रहने का कोई मतलब रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। अगर हम बच्चे को हम काम पे लेके चले जा रहे हैं, हम अपने साथ जा रहे हैं, अगर हमारे साथ 8 साल का लड़का है, हम कह रहे हैं चलो हम भी खेत में काम कर रहे हैं, तुम भी खेत में काम करो, तो फंडामेंटल राइट रह के क्या होगा? तो फंडामेंटल राइट अगर है तो उसका कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना है। ये पिता का भी कर्तव्य होगा, उसकी माता का भी कर्तव्य होगा कि अगर वो 6 से 14 वर्ष के बीच का बालक है तो उसे क्या करेंगे, आप उसको अपने साथ काम पर नहीं ले जाएंगे, काम पर ले जाएंगे लेकिन कब, जब वो स्कूल से आ जाएगा तब। ये अनिवार्य रूप से माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो बच्चे को अपने क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए आगे बढ़ाना और इस योजना को लागू कराने के लिए उचित प्रबंध करेंगे। कौन करेंगे? राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा उचित प्रबंध किया जाएगा, और उनके माता पिता के द्वारा भी उचित प्रबंध किया जाएगा कि हमारा बच्चा कहाँ जाए, हमारा बच्चा विद्यालय जाए। किसी कारणवश 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी आयु के अनुरूप उसे उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। मीन्स कि अगर 6 वर्ष का हो गया बच्चा, अगर स्कूल नहीं जा रहा था, अगर वो 8, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको उसके आयु के अकॉर्डिंग उसको इसके क्लास में प्रवेश दिलाया जाएगा। तथा अगर आसपास में विद्यालय नहीं है तो नए विद्यालय का प्रबंध कराया जाएगा। ये भी बात बताई गई है कि अगर मान लीजिए कि हमारा फंडामेंटल राइट में लिख दिया गया, सिर्फ अनुच्छेद 21 ये डाल दिया गया कि नहीं शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार कहाँ से हम लेंगे भाई, हमारे गाँव में विद्यालय ही नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए? अब 10 किलोमीटर दूर विद्यालय तो कैसे जाएगा? तो इसके लिए भी क्या प्रावधान किया गया था? इसके लिए किया गया था शिक्षण की गुणवत्ता के सुधार पर 35 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया। और ये भी बताया गया कि कितने बच्चे पे एक शिक्षक होंगे, मीन्स कि कितने बच्चों का एक क्लासरूम होगा। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि 35 बच्चों का एक क्लासरूम होगा और 35 ही बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ेंगे एक मास्टर से। देखिए, इसी प्रकार निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों पर 25% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। कहाँ पे भी? प्राइवेट स्कूल में भी इस प्रकार का प्रावधान किया गया। किस लिए किया गया? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया था, और बच्चों को पढ़ाने का दायित्व तो किसका है? ये राज्य सरकार का है, साथ साथ और उनके अभिभावक का होता है। देखिए, इस पूर्व अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ उत्तरदायित्वों का विभाजन किया गया। कौन कौन से उत्तरदायित्वों का विभाजन किया, किसको किसको उत्तरदायित्व दिया गया? तो पहला दिया गया स्थानीय अधिकारी तथा माता पिता का ये दायित्व दिया गया कि भाई साहब, अगर आपका बेटा है, अगर आपकी बेटी है, तो आप उसको क्या करेंगे, अनिवार्य शिक्षा देंगे, आप उसको स्कूल भेजेंगे। ये नहीं कहेंगे कि नहीं बेटा चलो आज मेरे साथ काम पे, लगातार आप 6 महीना उसके अपने काम पे लेते गए तो पढ़ेगा क्या, अगर लगातार आप 6 महीने उसको काम पे ले जाएंगे? तो देखिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार और स्थानीय, जो मीन्स के स्थानीय है, अपने अपने क्षेत्र के अधीन जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं है, ये भी बात बताया गया कि अगर जिस स्थान पर विद्यालय नहीं है वहाँ 8 वर्ष के अंदर विद्यालय की स्थापना की जाएगी। मीन्स कि जहाँ पे विद्यालय नहीं है, मान लीजिए कि कोई गांव है, आर्टिकल नंबर 21A में दे दिया गया है कि शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, और वहाँ पे विद्यालय ही नहीं है, विद्यालय है लेकिन वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, तो बच्चा अकेले जाएगा कैसे? पता चले पिताजी उसको सिर्फ विद्यालय ले जा रहे हैं और ले आ रहे हैं, न कमा पा रहे हैं, कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? उस गाँव में, उस छोटे से कस्बे में क्या किया जाएगा? विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और ये कितने दिनों के अंदर की जाएगी? 8 साल के भीतर स्थापना की जा सकती है। धारा 10 के अंतर्गत माता पिता अपने बच्चे को नज़दीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये माता पिता का भी कर्तव्य है। अगर विद्यालय बन गया, विद्यालय बनने के बाद माता पिता कहे कि हम बच्चे को स्कूलें नहीं भेजेंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपका बच्चा है तो आपके बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। अब देखिए, दूसरा करा केंद्र सरकार के दायित्व। अब केंद्र सरकार के क्या क्या दायित्व हैं? बच्चों का चहुमुखी विकास कराएं। किसकी जिम्मेदारी है? तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। संवैधानिक मूल्यों का विकास करे, किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तीसरी बात बता रहे हैं, जहाँ तक हो सके मातृत्व भाषा में शिक्षा दी जाए। मीन्स की जो मदर टंग है उसी मदर टंग के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। थर्ड जो बात कह रहा है राज्य सरकार के दायित्व के बारे में, वो प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा।
अब देखिए, सिर्फ वो शिक्षा निःशुल्क ही नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, साथ साथ उस राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र के बच्चों के रिकॉर्ड के बारे में भी रखना पड़ेगा कि हाँ, हमारे पास कितने बच्चे हैं जो कि हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, उनको गुणवत्तापरक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये सारी बातों को आप क्या करेंगे, अपने एस्से में लिखेंगे, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। और साथियों, जो शिक्षा का अधिकार है, ये तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अगर इसको कोरिलेट करके लिखेंगे तो हमारे लिए और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये रिलेट करके लिखने वाला ये टॉपिक ही है। अब आपका पास आ जाता है निष्कर्षण लिखने के लिए। अब निष्कर्षण में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे, निष्कर्षण देखिए क्या लिखेंगे। बहुत छोटे शब्दों में आप निष्कर्षण को लिख सकते हैं। भारत में बच्चों के भविष्य को सही राह दिखाने में शिक्षा का मूलभूत आवश्यकता है। मीन्स कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। शिक्षा जो होनी चाहिए ये हमारे समाज के लिए बेसिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि भाई हमारे समाज का अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, हमारे समाज का अगर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारा एसेट है। तो क्या आगे चल के वो नहीं पढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बेवकूफ़ हो जाएगा। बेवकूफ़ लोग को जीने का अधिकार अब ख़त्म ही कर दिया गया। मीन्स कि बेवकूफ़ रहेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये उसके लिए क्या है, एक मूलभूत साधन होना चाहिए, उसको शिक्षा जरूर दिलाना चाहिए। शिक्षा के बिना हम एक समावेशी विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार का दायित्व है और केंद्र सरकार का दायित्व है कि शिक्षा के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग से कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के लिए अलग से बजट भी पेश किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के दोनों के द्वारा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे इससे फ्रेम किया जो शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन बेहतर लग रहा है, अगर कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, आपको इससे फ्रेम करने में अगर आसानी लग रही है इसको देख करके, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए और भी इससे लेकर के आएंगे, हिंदी में भी लेकर के आएंगे साथियों, और इंग्लिश में भी आपके लिए इससे लेकर के आएंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वो सारी चीज़ें करेंगे जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए और बता देना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी IPC के भी आंसर राइटिंग सेशन करा दिया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के भी आंसर सेशन करवा दिया। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि दोनों चीज़ों को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कराया है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप वहाँ पर जा करके उसको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को इस वीडियो के साथ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।